हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। आज कुछ डेफिनेशन बेस्ड लेक्चर है, तो इसलिए मैं पूरा लिख के ले आई हूँ एक साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहली बात कि हेरिडिटी क्या होता है, तो अभी हम प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, पर हम समझ लेते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। तो जैसे पेरेंट टू प्रोगेनी, ये दो पेरेंट है, इनसे जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर करेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेनी, इस पूरे प्रोसेस को ही हेरिडिटी बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी का क्या मतलब है। एंड हम अब आते हैं इवोल्यूशन पर। तो इवोल्यूशन मतलब जनरली सभी को पता है, इवोल्यूशन मतलब चेंज होता है। तो किस तरीके का चेंज होता है ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। सबसे पहली बात, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है या नहीं, तो हम जस्ट उसकी डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड ऑफ इंडिविजुअल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इसमें बोल रहा है एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इट्स ओन काइंड ऑफ इंडिविजुअल, अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करते हैं ओन काइंड ऑफ इंडिविजुअल, अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। क्या किस लिए करते हैं? अब रिप्रोडक्शन इज नॉट लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, तो लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमारे इस अर्थ पे पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे और स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन। तो ये क्वेश्चन में आता है, पर ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, पर ठीक है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन जनरली दो तरीके का होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की नेसेसरी होती है, हम यहाँ पे बस लिख देते हैं जस्ट 2 पेरेंट। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट की नीड होती है। अब एक बात देखो, कोई एक चीज अगर खुद पे ही डिपेंड करेगी तो वो फास्ट होगी, और जो चीज खुद पे डिपेंड नहीं करेगी वो, मतलब मान लो कि किसी दूसरे पे भी डिपेंड करती है और खुद पे भी डिपेंड करती है, तो वो हमेशा स्लो प्रोसेस होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट है। ठीक है, अब 2 पेरेंट है अगर, तो इसका मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो इट्स स्लो प्रोसेस। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, वो एक ही पेरेंट पे डिपेंड है, तो इसलिए ये फास्ट प्रोसेस होगा। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर की, जैसे कि हम रीडिंग करने के लिए एबीसीडी पढ़ते हैं, उसी तरीके से पूरे जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए ना कुछ उसी की एबीसीडी है, उनको पढ़ते हैं हम। तो हेरिडिटी, चैप्टर का नाम ही है हेरिडिटी, तो हेरिडिटी के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। तो हेरिडिटी देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेनी, खत्म, बस इतनी सी बात है कि पेरेंट से प्रोगेनी के अंदर क्या ट्रांसफर होना? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। ठीक है, पेरेंट टू प्रोगेनी क्या होना? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं डीएनए पे। अब डीएनए जनरली हर जिस बच्चे को बायो पसंद है, नहीं पसंद है, डीएनए मतलब सबको पता होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट से हमारे अंदर आता है। ठीक है, डीएनए काफी सीआईडी वगैरह जो भी कुछ सीरियल्स होते हैं उनमें देखते हैं हम, कि पता करते हैं कि फिंगरप्रिंट से या फिर हेयर से कि किसका डीएनए है और कौन इंसान है, हम पता लगाते हैं। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जीन की बात कर लेते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन कुछ नहीं होता, सिंपल डीएनए है। अब डीएनए किस तरीके का होता है? कुछ ऐसा सा होता है डीएनए, इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा होता है डीएनए। ठीक है ना, अब इसका ही एक सेगमेंट ले लो बस, तो उसी को बोल देंगे हम जीन। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से
लिपटा हुआ होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, दैट्स कोड फॉर अ प्रोटीन। जैसे कि मान लो कि ये डीएनए है और इसको हमने प्रोटीन से लपेटा हुआ है, तो ये हो गया जीन। ओके, अब हम आते हैं एलील्स पर। तो एलील क्या होता है? अब एलील को हम ऐसे समझेंगे कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। ये जीन का ही एक फॉर्म है, जीन की ही एक वेरिएंट फॉर्म है जो बियर करती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब देखो, जैसे कि हम ले लेते हैं हाइट। हाइट क्या है भाई? हाइट तो एक कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि वो शॉर्ट है या टॉल है, ये नहीं बता रहे, बस हम बता रहे हैं उसकी हाइट के बारे में। तो हाइट इज कैरेक्टर एंड शॉर्ट एंड टॉल इज एलील्स। शॉर्ट एंड टॉल इज एलील्स। आगे बस समझ में? तो देखो, एलील क्या होता है? एलील होता है किसी भी कैरेक्टर्स के दो पार्ट्स, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर्स के पार्ट्स को ही एलील्स बोलते हैं। अब जैसे कि स्किन कलर होता है, स्किन कलर। अब स्किन कलर जो होता है, स्किन कलर को हम फॉन्ट कलर भी बोलते हैं। स्किन कलर में क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट एंड मीडियम, जो भी कुछ होते हैं, तो ये इसके टाइप्स हो गए, तो वो हो गए एलील, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में, ब्लैक व्हाइट, तो इसके क्या हो गए? ये हो गए इसके एलील्स। ओके, अब आते हैं इवोल्यूशन पे। भाई यही तो चैप्टर का नाम था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के बारे में हमें पता है कि इवोल्यूशन इज नथिंग बट वेरिएशन। तो वेरिएशन, चेंज को ही बोलते हैं हम इवोल्यूशन। मैंने सोचा एक डेफिनेशन भी लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दी। द डिफरेंस इन ऑफस्प्रिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। पेरेंट से अलग हटके जो हमारे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशन। द डिफरेंस इन ऑफस्प्रिंग with respect to their parent is called variation। ठीक है, अब हमारा आता है इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, पहली बात तो कि पेरेंट से प्रोगेनी के अंदर जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। पर जिस प्रोसेस से, किस तरीके से हो रहा है, अब आपने कोई काम किया तो है, पर वो किस तरीके से किया है ये भी तो डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से किया जाता है उस वे को, उस तरीके को ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पेरेंट टू प्रोगेनी के अंदर कैरेक्टर्स का जाना हेरिडिटी, एंड जिस वे से जाना उसको इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? इनहेरिटेड ट्रेड मतलब होगा कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो सीधा सीधा कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो गए हैं वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। कैरेक्टर्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सीधा सीधा कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना इनहेरिटेड ट्रेड्स कहलाता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स, देखो ट्रेड्स का मतलब ही होता है कैरेक्टर्स वगैरह, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाना, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के हेयर ब्लैक है तो हमारे भी ब्लैक है, ठीक है। या फिर स्किन कलर की बात की जाए तो स्किन कलर भी पेरेंट्स के हिसाब से ही। तो जो चीजें हमारे पेरेंट्स से हमें सीधा सीधा ट्रांसफर हो गई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सीधा सीधा कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो, तो उसे बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स। दूसरी बात कर लेते हैं एक्वायर्ड ट्रेड की, ठीक है। एक्वायर से ही हमें पता चल रहा है कि एक्वायर मतलब कुछ हमने जो चीजें कुछ हमने गेन की है अपनी लाइफ स्पैन में। तो देखो, मैं इसका आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक्वायर्ड ट्रेड, जैसे कि मान लो कि आपके पेरेंट्स अपने टाइम में जिम किया करते थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आपका जन्म हुआ तो आप बॉडी बिल्डर थे, या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो या फिर अगर अभी आप जिम कर रहे हो तो आपका जो प्रोगेनी होंगे, आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो बचपन से ही काफी फिट या फिर हेल्दी ही होंगे, है ना। तो एक्वायर मतलब जो हम अपने लाइफ स्पैन में अर्न करते हैं उसको बोलते हैं। तो कैरेक्टर्स एंड इन लाइफ स्पैन, वो कैरेक्टर्स जो हम अपने लाइफ स्पैन में खुद से एक्वायर करते हैं चीजों को, वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। लाइफ स्पैन होता है नेचुरल लाइफ, मतलब कि जब हमारा जन्म हुआ, ठीक है, उससे लेकर के नेचुरल डेथ तक, मतलब जब हमारी एजिंग हो गई और जब हमारी डेथ हुई तो उसको बोलेंगे लाइफ स्पैन, ठीक है ना। आगे हम आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। तो अभी हम जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है, दैट डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ। अब भाई हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी तो हमें पता है, हमने सबसे पहले हेरिडिटी ही पढ़ा था कि पेरेंट टू प्रोगेनी किसका ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, पढ़ा था ना हमने।
तो वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन मतलब चेंजेस। तो ब्रांच ऑफ साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन के वेरिएशन के बारे में हमें पढ़ाती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। और ये बेटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, और कब की थी, 1966 में पता चला था कि हाँ भाई जेनेटिक्स नाम की भी एक साइंस होती है जिसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जनरली सबने सुना होगा मेंडल के बारे में, पी प्लांट मेंडल। तो पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में। तो जॉर्ज जॉन मेंडल थे फादर ऑफ, मतलब है अभी भी फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो, जॉर्ज जॉन मेंडल, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कुछ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब कि ट्रेड्स का इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं अब हम। तो देखो, सबसे पहला रूल ये है कि बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि बोथ फादर एंड मदर, फादर और मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी चाइल्ड में। 50-50% जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर। तो फर्स्ट लॉ यही रूल है, क्योंकि लॉ वो होते हैं जो टूटते नहीं है कभी भी, वो गलत नहीं होते, गलत प्रूफ नहीं हो सकते, वो होते हैं लॉ। तो ठीक है, रूल्स हैं कुछ, उसमें बोल रहा है कि फादर एंड मदर जो होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। 50% ऑफ मदर एंड 50% ऑफ फादर का जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, ठीक है, चाइल्ड के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं, मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। अब जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने क्या किया था कि बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, विजिबल कैरेक्टर्स को यूज किया था पी प्लांट के। विजिबल मतलब जैसे कि हमें अगर देखा जाए तो स्किन कलर होगा, या फिर हेयर कलर होगा, या फिर हाइट होगा, तो ये सारे क्या है जो हम देख सकते हैं विजुअल कैरेक्टर्स। अब पी प्लांट की बात करें तो उसने शीड शेप एंड शीड कलर इन सब चीजों को लिया था। तो विजिबल कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, किसके लिए थे? गार्डन पी के लिए थे। अब उसने गार्डन पी ही क्यों लिया था ये भी हम पढ़ेंगे अभी 2 मिनट बाद। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने पी प्लांट को लिया, किसने? मेंडल ने पी प्लांट को लिया विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग विशेषताओं के साथ, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, ठीक है। प्रोड्यूस्ड प्रोगेनी ऑफ देम, एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है, और उन दोनों को क्या कराया? रिप्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। अब उसने पता क्या सोचा था? उसने सोचा था कि मान लो एक लंबा बनेगा, एक छोटा बनेगा, या फिर मान लो मीडियम बन जाएगा, ना लंबा ना छोटा। हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारे ही टॉल प्लांट्स बने, सारे ही टॉल थे, ठीक है। तो वो काफी कंफ्यूज हो गया इस ऑब्जर्वेशन को देख के। अब इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए लिया था टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, प्रोड्यूस्ड प्रोगेनी ऑफ देम, ठीक है, उनकी प्रोगेनी को प्रोड्यूस करवाया, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। और फिर उसने क्या किया? उसने कैलकुलेट किया कि कितने टॉल प्लांट्स हैं एंड कितने शॉर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है। अब वाई मेंडल चूज पी प्लांट, देखो इन सब चीजों के बारे में ना हम पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं दुनिया में, पर पी प्लांट ही क्यों, मतलब कुछ तो स्पेशल होगा उसमें। तो सबसे पहली बात थी इजी कल्टीवेशन था पी प्लांट का, इजी कल्टीवेशन था। इजी कल्टीवेशन मतलब यार वो पीछे से आवाज उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इजी कल्टीवेशन मतलब खेती करने में बहुत आसान था, ठीक है। इजी कल्टीवेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही प्लांट के अंदर फीमेल भी थी एंड मेल भी था, तो सेल्फ पॉलिनेशन था, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं था। तीसरा बात करें तो एनुअल प्लांट था वो। एनुअल प्लांट मतलब एक ही साल में, पूरी जो लाइफ स्पैन होती है उसकी वो 1 साल होती है, मतलब कि वो उसका जन्म भी उसी में हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो जाएगी एक ही साल के अंदर। तो छोटा लाइफ स्पैन है तो वो ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, चीजों को जल्दी ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, एंड इसीलिए इजी ऑब्जर्वेशन एंड लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके आगे अब हम एक्सपेरिमेंट की, मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।